बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किरा और तबसरा के नए प्रोग्राम के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। और आज जो चीज़ें हमारे पेश नज़र हैं उनमें सबसे पहले सैलाब है। और सैलाब तो खैर जो भी आया है उसकी तो अब ख़बरें सारे जहां में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये कि हमारे सबसे बड़ा मसला जो हमारी मईशत का था और पहले ही से मफलूकुल हाल थी और बुरे हाल को थी और डगमगा रही थी, और बल्कि ये बात तो हो रही थी कि पाकिस्तान शायद बैंकरप्ट के करीब पहुंच चुका हुआ है। तो अब वो जैसे सत्यानाश के ऊपर सवा सत्यानाश होती है और मारे को जो है ना, मरे को मारे शामदार, तो ये सैलाब की तबाहकारियों ने आकर मईशत का मज़ीद पट्टा बैठा दिया है। बल्कि ये कि बाज़ लोगों का ख्याल तो ये है कि अगले साल तक इसके असरात होंगे और गल्ले के और गंदम है, चावल है, उसके यानी ज़रई और ग़ज़ाई अजनास की भी किल्लत का सामना हो सकता है। तो मईशत का नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन ये कि कहत के ख़तरात भी सर पे मंडलाने शुरू हो गए। तो इस हवाले से कुछ अगर अपडेट्स आ जाएँ, कुछ आपने इस पर कुछ काम किया हो, देखा हो कावन भाई, फील्ड तो आपका है। जी सर, बिल्कुल ये बात हमने देखनी है कि ये जो क्राइसिस था इससे पहले भी हम डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी और यही था कि जी श्रीलंका मॉडल की तरफ हम जा रहे हैं। फिर ये था कि ज़ाहिर बीच में वो IMF के किस्त का भी आ गया कि जी हमारी सर्वाइवल के लिए सिर्फ वाहिद रास्ता यही है कि हम किस्त लें, जिसकी बड़ी महंगी कीमत, भारी कीमत कौम ने अदा की। ये जो बिजली के बिल और गैस के और ये सारे मामला, टैक्स वगैरह सारे। अब सर हमें देखना ये है कि एक अभी रफ़ असेसमेंट जो आई है कि ये जो फ्लड्स का इम्पैक्ट है इकॉनमी के ऊपर, ये 10 से लेकर कुछ $12.5 बिलियन का तखमिया लगाया जा रहा है। लेकिन ये भी हतमी नहीं है। एहसन अजीज़ साहब जो प्लानिंग कमीशन को हेड करते हैं, एहसन इकबाल साहब सॉरी, जो प्लानिंग कमीशन को हेड करते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये अभी एक इनिशियल असेसमेंट है और अभी जब पानी रिसीड होगा तो ज़्यादा हतमी और ये बढ़ भी सकता है। अब हम ये देखते हैं कि एक तरफ मईशत उस हाल में थी, फिर उसके बाद अब फ्लड्स का जो इम्पैक्ट आया और उसकी वजह से वो सिंध की सूरत हाल, यानी जो लोगों ने फिजिकली देखा ना जी कि जो भी गंदम स्टोर की हुई थी तो वो ज़ाहिर है खुली जगहों पे स्टोर थी, ऊपर तरपाल वगैरह जो है ना, तो जब पानी आया तो 6-6 फुट पानी है, तो वो तो सारी उसमें ज़ाया हो गई। बिल्कुल। मतलब सर एक तरफ तो खुराक का क्राइसिस है, फूड इनसिक्योरिटी का एक इशू है, दूसरी तरफ ये भी है कि अब वो जो शॉर्टेज होगी उसके लिए आपको और गल्ला इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है वो जो हमारा जो डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट, जिसकी वजह से सारा ये क्राइसिस था, तो वो घटने की जगह फिर ज़्यादा बढ़ेगा। इसी तरह हमारी जो तिजारत है, असद भाई इस पर बेहतर बात कर सकते हैं कि जो कॉटन है उसका भी एक इम्पैक्ट है और ज़्यादातर कॉटन फिर इम्पोर्ट होगी। तो ये सारी चीज़ों पर जो इम्पोर्ट बिल है ज़ाहिर है वो तो अपनी जगह मईशत को फर्दर वीक करेगा। कॉटन का भी नुकसान हुआ, जैसे ये कह रहे हैं कि अभी ये जब पानी उतरेगा असल असेसमेंट तो उसके बाद आएगी। ओवरऑल जो मईशत को नुकसान है उसका तखमीना ये लगा रहे थे तकरीबन $15 अरब, अभी वो तखमीना बढ़ता जा रहा है। आज जो फिगर आई है वो $17 अरब की फिगर है कि वो 17 अरब तक पहुंच गया। महीने बाद क्या सिचुएशन होती है वो कुछ कह नहीं सकते आप। यानी IMF की डील का नकद इनाम आ रहा है कुदरत की तरफ से, नाराज़गी का इज़हार हो रहा है ना। फिर ये कहते हैं कि 1/3 1/3 ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड, हमारी तकरीबन कोई 22,000 हेक्टर जो है वो कल्टिवेटेबल लैंड है, वो तकरीबन 7,000 हेक्टर जो है वो इस वक्त सबमर्ज्ड है पानी के अंदर। 1/3 कह सकते हैं, 1/3 जो एग्रीकल्चर है हमारा वो इस वक्त डिस्ट्रॉयड है। लेकिन आपकी आबादी का जो 1/3 है वो अंडर वाटर चला गया, तो इतने बड़े पैमाने पे जो है वो पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई है, जिन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए। अब वो एक साहब से दादू के अंदर बात हो रही थी, तो वो आजकल हैदराबाद में, तो इस तरह के लाखों लोग हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा की कोई 3 करोड़ से ज़्यादा की 3 करोड़ 10 लाख जिन्होंने अपने घर डिस्प्लेस हो गए, जो 1300 के करीब वफात। क्राइसिस सिर्फ ये नहीं है कि जो अभी लोगों का नुकसान हुआ, अभी इसके नतीजे में जो आगे अनएम्प्लॉयमेंट है और उसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना है। वबाएँ हैं। अभी जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो सारी बात है, वो यही कह रहे हैं कि स्किन डिजीज़ का बहुत प्रॉब्लम है। फिर अभी ये जो आगे ये सिचुएशन, इसके अंदर मच्छर आ रहा है और डेंगू का ये ख़ास सीज़न होता है, तो ये डेंगू बहुत ज़्यादा आ रहा है।
मच्छरदानियाँ जो हैं वो उतनी अवेलेबल नहीं है, तो ये क्राइसिस दर क्राइसिस है जो इस वक्त दरपेश है। सर इस पर इजाज़त दें असद भाई, मैं एक बात रखना चाहता हूँ सर। एक तो क्राइसिस है, इस फ्लड से पहले भी क्राइसिस था मईशत को ओवरऑल, फ्लड्स आने के बाद वो क्राइसिस बढ़ गया। बात ये है कि अब होगा क्या, इस क्राइसिस से निकलने के लिए जो एक रास्ता हमें समझ में आता है, जो डिफ़ॉल्ट रास्ता है वो है कि और कर्ज़े लेंगे हम या एड मांगेंगे। तो वो जो दलदल है जिसमें हम पहले भी धंस रहे थे और बिल्कुल ही डूबे हुए थे, तो अब हम उसमें और नीचे चले जाएंगे। तो क्या मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि अब क्या वो टाइम नहीं आ गया कि इस वक्त कुछ हमें ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे बहैसियत कौम, अगर हमने बचना है, जिसमें ना तो वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हों ना अपने माली मफाद हों, क्योंकि इस वक्त जो मंजरनामा है उसमें तो या सियासत चल रही है या हाउसिंग सोसाइटियाँ चल रही हैं या प्लॉटों की बंदर बांट चल रही है। अवाम की तो किसी को भी बज़ाहिर फ़िक्र नहीं है। तो अगर तो हमने कोई डिसीजन लेनी है तो मेरे ख्याल में अब इट इज़ हायर टाइम कि एक फ़ैसला किया जाए कि एक नेशनल कंसेंसस के तहत एक नए रुख पे जब तक हम नहीं सोचेंगे। महताब भाई, ये हमारे दोनों मईशतदान जो है ना कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं बिल्ली के बागों छींका टूटा है जी। खालिद साहब, बड़ी अजीब सी सूरत हाल ये है कि हम क्या कहें किसी बात के ऊपर भी कि अवाम जो है जिस तरीके से पिसी है। और आज की ख़बर मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले मैंने वो ख़बर देखी थी कि तजवीज़ ये पेश हुई है कि जो बिजली के बिल हैं उसमें जैसे पहले पीटीवी की फ़ीस शामिल की गई थी, इसी तरह रेडियो की फ़ीस भी उसमें शामिल कर दी जाए और लोगों से वो भी इस तरीके से वसूल कर ली जाए कि वो लोग दें, हुकूमत को वो पैसे भी बच जाएं जो वो रेडियो को दे रही है। अब इसी तरह के और मतलब कई एक इकदामात जो है ना मोबाइल की फीस भी शामिल कर दें। लेवीज, इजी लोड के पैसे भी आ जाएंगे, इजी लोड के पैसे, लेवीज मतलब पेट्रोलियम लेवी जो है उसको बढ़ाने की बातें की जा रही हैं कि उसमें इजाफा किया जाए। पेट्रोल पहले ही मतलब हुकूमत ना हुई ना, वो बैंकों के वो जो नहीं, वो जैसे वो पहले जो साहूकार होते थे महाजन, तो उनके बदमाश होते थे ना रिकवरी करने वाले, जो कुर्की करते थे और मतलब लोगों को घरों से निकाल के बाहर फेंकते थे, जो बदमाश उन्होंने रखे होते थे। तो अब हुकूमतों का काम बस ये रह गया है कि वो बैंकों के लिए मतलब उनसे कर्जे लें और फिर उनके कर्जे अदा करने के लिए आवाम को यूं रगड़ा दें और उन्हें चूसें, और यही रह गया ना। ऐसा ही है खालिद साहब, मतलब सूरत हाल ये है कि हर तरफ हुकूमत की अगर आप ओवरऑल देखें, जो अभी ज़ाहिर दोनों भाइयों ने बात की है यहाँ पे, और सूरत हाल ज़ाहिर है इससे भी कई गुना गंभीर है अगर हम मतलब उसको देखें। ये तो सिंध और सदरन पंजाब मतलब हमारा फोकस में था जिसको इन्होंने हाईलाइट किया। जो दूसरा नुकसान हुआ है KPK में हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, लाहौर कश्मीर में हुआ है, बलोचिस्तान में हुआ, वो उस सारे को अगर इसमें किया जाए तो सूरत हाल इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो ख़राब है। लेकिन अमलन अगर आप देखें तो हुकूमत की तरजीह में कहीं इसकी रिहेबिलिटेशन नज़र नहीं आती। कोई इस किस्म के मेयर्स हमें आज के दिन तक या इस वक्त तक जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं हमें नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, मीडिया में आप देख लें तो इस सब कुछ इतनी बड़ी पैमाने पे तबाही होने के बावजूद कि 1/3 मुल्क जो है वो पानी के नीचे है, पूरी दुनिया में मीडिया चीख रहा है, हमारे मीडिया में उसे 10% कवरेज भी, उसकी जो टोटल ऑन एयर का टाइम है उसको देखें तो उसको 10% भी कवरेज नहीं मिल रही है उसके ऊपर। वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ कैसे हो रहा है। और मतलब हुकूमत का, मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था जो रिलीफ एक्टिविटीज़ में थे, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि ये जितनी रिलीफ की हो रही है गवर्नमेंट के बगैर, चूँकि मशीनरी गवर्नमेंट के पास होती है तो गवर्नमेंट की वो मशीनरी फ़ाल ही नहीं है वहाँ पे, और उसकी वजह से इमदाद ज़ाया हो रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उसमें बड़ी तादाद और अक्सरियत वो हैं जो प्रोफेशनल हैं वहाँ पे कर। एक शरीफ आदमी जिसका घर गिर गया कहीं, वो कहीं दूर अपने बच्चों को लेके गया किसी रिश्तेदार के पास, उसने रखे हुए, वो सड़क के ऊपर चारपाई रख के नहीं बैठा। वो हो सकता है उनमें से भी कुछ लोग होंगे जनवन, लेकिन वो 5-10% से 90% वो हैं जो इसी मकसद के लिए। अब जो भी चीज़ जा रही है वो हर गुज़र
उठता हुआ बंदा उनको कुछ ना कुछ दे के जा रहा है, वहाँ पे हो रहा है। और जो रियल लोग हैं उनके कोई डेटाबेस नहीं है हमारे पास कि कितने लोग थे, किस एरिया में किसको इमदाद मिल गई है, किसको नहीं मिल गई। होना तो ये चाहिए एक छोटी सी मोबाइल ऐप के ऊपर ये सारी चीज़ें इस वक्त होते हैं। नादरा उसके अंदर फ़ाल होता और वो कहता कि किन लोगों के, जिसके पास भी जो भी तंजीम लेके जा रही है उसने उसको पैसे दिए, वो अपडेट करता, उसके पास एक डोनर की वो आईडी होती है, उसको अपडेट कर देता कि इस बंदे को मिल गई है। दोबारा जो जाने वाला है उसके अब तो फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर मौजूद हैं, फिंगरप्रिंट से आप बायोमेट्रिक लेके उसी वक्त उसे कर सकते हैं। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं रही कि शनाख्ती कार्ड उसकी जेब में है या नहीं है। लेकिन हुकूमत मतलब वही दोबारा बात वहीं पे आएगी कि कहीं नज़र नहीं आ रही इसके ऊपर, और ऐसे लग रहा है कि हुकूमत का काम सिर्फ लोगों को निचोड़ना है, उनकी खून का आखिरी कतरा भी उनकी जिस्म से और उनकी जेबों में पड़ा हुआ आखिरी सिक्का भी उसने निकालना है, उसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड है। और सर ये है कि अगर यही सूरत हाल रही तो जिस डिज़ास्टर की अभी असद भाई ने बात की कि आगे जाके कहत, बीमारी, वाइड स्प्रेड और रिहेबिलिटेशन, जिनके घर गिर गए हैं, तो वो तो फिर मामला और ज़्यादा गंभीर होगा। अब ये है कि इससे क्या पॉलिटिकल क्राइसिस एक नया क्रिएट होने जा रहा है, या इसमें कोई अभी सोच विचार करने का असल मतलब बात तो ये है कि वेयर डू वी स्टैंड। नहीं, कुछ बातें ऐसी चल तो रही हैं कि भाई इमरान खान तो मतलब वो तो अब काबिल कबूल नहीं है, लेकिन ये कि ये वाला सेटअप भी चलने वाला नहीं है। तो कोई केयर टेकर्स नहीं, बल्कि ये कि जैसे वो एक होता है ना, 2-3 साल के लिए कुछ टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाए, इंटरम टाइप। वो इंटरम, लेकिन वो ज़रा थोड़ा लंबा इंटरम, 3 महीने नहीं होगा, 3 साल हो। मतलब जैसे बांग्लादेश मॉडल जो एक आया था, जो असल में पहले भी यही था ना, यानी खान साहब को लाने के पीछे असल प्लान तो यही था ना कि सबकी छुट्टी, और खान साहब के बारे में कैलकुलेशन ये थी कि ये अपने बंदे हैं, तो ज़रा उन्होंने फिर नहीं अपने बंदे बने, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट फेल हो गया ना। असल में खान साहब का तो फेलियर नहीं है, फेलियर हाँ जी, जिनका वो था, तो प्रोजेक्ट मैंने पहले कहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मतलब आपने एक मिसाइल चलाया, अब उसने नहीं टारगेट हिट किया, तो उसके बाद आप मजीद कोई मिसाइल नहीं चलाएंगे, ये तो आपका माइंडसेट ऐसा है नहीं ना। तो वो ट्राई अगेन वाला है। तैमूर ने पता नहीं कितने हमले किए थे और कितनी दफ़ा चींटी को चढ़ के गिरते हुए देखा था, लेकिन फिर उसने आखिर चींटी चढ़ गई थी ना। तो जिन्होंने चढ़ना होता है वो आखिर चढ़ जाते हैं, एक दफ़ा नहीं तो दूसरी दफ़ा नहीं तो तीसरी दफ़ा करना होता है। तो यानी वो है, तो इसीलिए तो मैंने कहा था बिल्ली के बागों छीका टूटा के ये सैलाब जो है ना, उनके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना, कि भाई हुकूमत नाकाम साबित हो रही है, और वो जब नाकाम साबित हो रही है तो फिर यानी कि आखिरकार कामयाब लोग, मेहनती लोग, नंबर 1 लोग वो कौम की खिदमत के लिए तशरीफ़ लाएंगे ना। ये कैपेबल है इसको करने के, कैपेबल कोई नहीं होता, सिर्फ ये कि जो खला पैदा होता है ना, उसकी बुनियाद में अपने लिए जगह बनाई जाती है। कैपेबिलिटी तो है, मतलब किसने इससे पहले किसने डिलीवर किया है? अयूब खान ने किया, ज़िया-उल हक ने किया, परवेज़ मुशर्रफ ने किया, आते तो सब अच्छी नीयत से, यहिया खान ने किया, कोई नहीं कर सकता, अभी भी नहीं होगा। तो लेकिन ये कि जवाज़ तो पैदा किया जाता है ना अपने, असल में 10 साल का प्रोग्राम होता है, 10 साल में एक कैरियर तमाम हो जाता है, और वो अपने लिए सारी सहूलतें ले लेते हैं। फिर जो नए आएंगे वो अपने लिए खुद, आप अपनी दुनिया पैदा कर, अगर जिंदू में है, हम तो अपनी बना के जा चुके, अब बाद वाले आके बनाते रहें। तो यहाँ तो यही विशेष सर्कल चल रहा है ना। यानी आप अगर पूरी हमारी अपनी तारीख को देखें ना, तो ये क्या है, बनाना और बिगाड़ना, या बिगाड़ना और बनाना। वो एक वो नहीं मशहूर बात थी कि जी वो किसी यूनिट में काम कोई नहीं था, तो कर्नल साहब ने कहा कि जी दीवार बनाओ, और दीवार बना दी। अगले दिन क्या करें, इस दीवार को उखाड़ो और वहाँ बनाओ। तो यहाँ से उखाड़ के वहाँ बनाओ, वहाँ से उखाड़ के यहाँ बनाओ। कुरान मजीद में इसको वो कहा ना कि नग़्ज़े गज़ल, आप एक बुढ़िया ने सूत काटा, और जब सूत काट लिया तो फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो हम भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसे बनाते हैं, संवारते हैं, कोई भुट्टो बनाते हैं, कोई इमरान खान बनाते हैं, कोई नवाज शरीफ बनाते हैं, और जब वो बन के तैयार हो जाता है फिर उसे खोलते हैं वापस। वला तकुनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा बाद क़ुव्वतिन अनकासा, उसे पूरी ताकत दे के जब वो अवाम में वो हो जाता है, फिर अब रिवर्स प्रोसेस शुरू करते हैं। यही 75 साल की तारीख है।
सर इस तारीख को बनाना देखें और बिगाड़ना, तो अनफॉर्चुनेटली हम स्टेप बाय स्टेप तो नीचे ही गए ना। तो फिर इसलिए कि सबक नहीं सीखते जो है ना वो सबात फ़कत तगय्युर को है ज़माने में, आप ऊपर नहीं जाएंगे तो नीचे जाएंगे। इस दायरे के चक्कर की वजह से आप ऊपर तो गए नहीं, तो फिर नीचे तो जाना ही था ना। तो फिर तबदीली तो सर फिर इस और अभी भी सीखा कुछ नहीं है, अभी भी मजीद उसी दायरे के सफ़र, सारी प्लानिंग सारी स्ट्रेटेजी उसी दायरे के सफ़र की है। देखिए खालिद साहब एक चीज़ और, मतलब कि ये क्लाइमेट चेंज का हम पिछले 15 साल से ये हो रहा था कि ये पाकिस्तान उसका शिकार है, ख़तरे में है। टॉप 10 कंट्रीज़ जो रिस्क जिनमें सबसे ज़्यादा था, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। आप ये देखें कि सवात के अंदर और कालाम के, बहरैन के अंदर जितने वो होटल्स गिरे हैं और जो खरबों रुपए की वहाँ पे जायदाद थी जो तबाह हुई है, और वो लोग जो अरबपति थे वो बिल्कुल जो है सड़क के ऊपर आ गए। और ये सारे के सारे वो हैं कि जो 2010 के सैलाब में भी गिर गए थे और उनको उसी जगह पे दोबारा बना दिया गया। हमने कुछ नहीं किया, यही हम और क्या करते उनको, यानी ये किया ना कि उनको दोबारा लाइसेंस दे दिया, दोबारा लाइसेंस दे दिया, उसी जगह पे दोबारा बन गए। उन्होंने भी अपनी फाइल को पहिए लगाए होंगे, पहिए लाजमी सी बात है कि उसमें खैर बहुत सारी कहानियाँ और आ रही हैं उसमें। लेकिन मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि आप देखें, मतलब जब 2005 का ज़लज़ला आया तो उस वक्त ये बात आई कि हमारे फॉल्ट लाइन के ऊपर है ये पूरा एरिया जो हिमालयन लोअर हिमालयन रीजन है, और यहाँ पे प्लेट्स मिल रही हैं हिंदू कुश की और उसकी, और ये किसी भी वक्त भी ज़लज़ला आ सकता है। तो शुरू में एक उसका बिल्डिंग कोड दिया गया कि ये इतनी कंक्रीट की दीवारें होंगी, इतनी वो होंगी, उसके ऊपर बनेगी। अच्छा, वो 20,000 25,000 रुपये जो लोगों को मिले थे उसके ऊपर पहली किस्त और दूसरी किस्त में उसको जाके बाकायदा तौर पे एग्जामिन भी किया गया कि उसके मुताबिक बिल्डिंग कोड्स पे बन रहे हैं, तो तब पैसे उसके बाद ख़त्म हो गया। आज कोई बिल्डिंग कोड वहाँ पे नहीं है। आज फिर वो घर सारे के सारे उसी तरीके से बन रहे हैं जिस तरीके से या बन चुके हैं। हज़ारों और लाखों की तादाद में घर उसी तरीके से बन चुके हैं पूरे KPK में, आज़ाद कश्मीर में, कि जो पहले जैसे बनते थे। उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, किसी चीज़ को उन्होंने नहीं किया। यही पंजाब की बात है कि ये कच्चे का जो इलाका है, आप ये देखिए कि अंग्रेज़ों के दौर से 1920-21 में ये सैलाब आ रहे थे, तो वो कच्चे के जो एरिया है जहाँ पे बंद दरियाओं के नहीं होते बल्कि बंद से अगला जो इलाका होता है, वहाँ पे वो गांव उसी तरीके से बंद उतने ही पीछे हैं। हमने कोई उसको डेवलप करने की कोशिश नहीं की कि ये हर साल, ये तो बड़ा सैलाब आ गया, अगर ये ना भी हो तो कच्चे के इलाके के हज़ारों गांव जो है वो हर साल जब ये मानसून की बारिशें होती हैं तो पानी आते हैं और वो वहाँ पे उसी तरह से तबाही हो जाती है। वो लोग फिर वहाँ से निकलते हैं, बाहर जाते हैं। उनके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। इस तरह का तो चलो एक बड़ी आफत है, इसको तो हम कह सकते हैं कि चले किसी हद तक जो है ना उसके ऊपर, लेकिन मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कोई प्रोग्रेस हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। दुनिया बहुत आगे से आगे जा चुकी है। अब ज़ाहिर सी चीज़ें कि ये चीज़ें डिज़ास्टर्स को चलें सर, अल्लाह ताला और पैसा लाए, डॉलर लाए, हमारी सोसाइटियाँ बढ़ते बढ़ते कच्चे में पहुँच जाएँ। जब हमारी सोसाइटी कच्चे में पहुँचेगी तो कच्चे की किस्मत भी बदल जाएगी सर। उससे पहले तो बदलती नज़र नहीं आती। बस ये दुआ करें किसी बहाने डॉलर आते रहें। वो इस दफ़ा एक लतीफ़ा जो है ना वो 5 सितंबर को बड़ा मशहूर हुआ था कि डिफेंस डे की बरकत से अल्लाह करे कि हमारा भी डिफेंस में एक प्लॉट जो है ना वो हो जाए। तो अब तो यही बस यही चले सर। तो वो बात आई थी खान साहब के रिवर्सल की, तो वो तो अब लगता है कि कहानी अब नज़दीक आती जा रही है। खान साहब मतलब अभी तो उन्होंने स्टैंड लिया है ना जी, कोई यू टर्न नहीं दिया, कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगी है। खालिद साहब ऐसा लगता है कि जहाँ उन्हें यू टर्न ले लेना चाहिए था वो वहाँ नहीं लिया। कि ये कोई बात नहीं है कि आप से हो गई, जाहिर है जलसे में थे, तकरीर कर रहे थे। They always do wrong things at the wrong time by the wrong way at the wrong time। वो ये यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही है। तो गैर मशरूत माफ़ी मांग के वो बड़े आराम से वो हो सकते थे उस पर, लेकिन वो खुद से उन्होंने जो है जजों की बड़ी ख्वाहिश थी कि कुछ ना कुछ बेचारे कह दें कि जिनको हम समझें कि ये गैर मशरूत माफ़ी और केस जो है ना वो ख़त्म कर दें। इसमें एक वजह ये भी हो सकती है ना कि वो जो अदालती कार्रवाई का टाइम रखा है वो मेरे ख्याल से सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग रखती हो। नहीं 2 बजे है। 2 बजे पेश हो। हाँ बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होती है। अशाश बशाश सर ज़रा रुपये डॉलर की भी अब तो IMF की किस्त आ गई सर जी। वो तो है, लेकिन ये मुझे वैसे मेरी अपनी ख्याल है
कि एक राय तो ये आ रही है ना कि इनको फंसाया जा रहा है, यानी अब एक सोच ये है कि पार्टी पर एक ग्रुप है जो नज़र रखे हुए है, जैसे गरीब के प्लाट पे किसी की नज़र होती है, तो पार्टी के अंदर एक ग्रुप है कि जो पार्टी पे नज़र रखे हुए है और वो चाहते हैं कि खान साहब का मुक्कू ठप्पा जाए और पार्टी उनको मिल जाए। वैसे तो खाम ख्याली है, इसलिए कि ये पार्टी तो खान साहब के बल पे उनका फ़ैन क्लब है, उनका फ़ैन क्लब है। और लेकिन ये कि बहरहाल ख्वाहिशात तो होती हैं, कुछ लोगों की हैं, तो एक राय है कि वो इन्हें फंसा रहे हैं, यानी वो इन्हें डट जाओ, खड़े हो जाओ, कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो वो जो भुट्टो के साहब के साथ हुआ था, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के साहब को भी बताने वाले कुछ नहीं होना, तो इनके साथ भी यही है, कुछ नहीं होगा। शायद नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था कि कुछ नहीं होगा। अच्छा खालिद साहब, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि तीनों जो लीडर हैं, इससे पहले दो और ये खान साहब जो हैं, ये पॉपुलैरिटी के जोम में ही मारे गए थे। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कहते थे, वो कह रहे थे कि मुझे हुआ तो हिमालय रोएगा और लोग जो है ना वो सड़कों के ऊपर अपने आप को आग लगा देंगे, तो आग किसी ने भी नहीं लगाई थी। गालिबन एक आध जो है ना वो बंदा था जिसने लगाई थी, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उनके ताबूत को ताले लगा के उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में लहद में उतार दिया और कुछ भी। नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो वो भी 2/3 अक्सरियत से आए थे और वो भी यही कहते थे कि भाई मुझे हिलाने वाला कौन हो सकता है। उन्होंने भी हर वो उसको लात मारना शुरू की थी, पहले अदलिया के साथ, फिर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी फ़ारग किया था। जहांगीर करावत साहब ने जब तजवीज़ पेश की थी तो उनको भी हटा दिया था, और वो तो फिर उसके बाद वो 10 साल के लिए जद्दा चले गए थे। तो खान साहब भी अब उनको भी जो हवा भरी जा रही है वो भी यही है। वो फवाद चौधरी साहब तो रोज़ाना कहते हैं, मतलब आप देखेंगे केस कोर्ट में पेंडिंग है और वो कहते हैं कि अदालतें सजा दे ही नहीं सकती। एक पॉपुलर लीडर को कैसे नाअहल करार दिया जा सकता है? किसके बाप में हिम्मत है कि वो ऐसा करे? तो ये अवलम याद लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल कुरून यमशी फ़ी मसाकिनिहिम, कि इनकी हिदायत के लिए ये बात काफ़ी नहीं हुई कि इनसे पहले हम इन जैसे कितने लोगों को हलाक कर चुके हैं और ये उनकी बस्तियों में चलते फिरते हैं। ये राइश रखे हुए हैं उस जगह पे जहाँ पे उनकी राइश थी, उसी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे हुए हैं जो इन्हीं की तरह पॉपुलर लोगों का था। वो किस इंजाम से 2-4 हुए, इनको ये समझ नहीं आती, लेकिन नहीं आती ना कौमों को समझ आई, वो अल्लाह के हाथों हलाक होते रहे, और ना हमारे सियासतदानों को समझ आती है, वो अल्लाह के सायों के हाथों ज़िल्लुल्लाह फिल-अर्ज़ जो है ना उनके हाथों इंजाम को उतर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो सर ये कोई है, इक़्तिदार का नशा ऐसा ही होता है कि मत मारी जाती है। इक़्तिदार का नशा हो, दौलत का नशा हो, कोई भी तकब्बुर औलाद का हो, कारोबार का हो, तो वो मत मार देता है सर। 12 सिंगे का वो 12 सिंगों वाला नशा हो तो उसी में बंदा फंस जाता है। तो ये अच्छा एक बात और भी है वैसे, यानी इम्कान के, ये कहीं किसी ने नहीं है, मेरे जहन में आई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि खान साहब के लिए जो है ना, बजाय यानी आप सोचें इस सिचुएशन को जहन में लाएं कि उनके ऊपर तोशा खाने का केस चलता है, उनके ऊपर जो है ना वो जो पैसे आए थे इंग्लैंड से वापस मलक रियाज के, और जो और काबीना के फैसले के मुताबिक वो यानी वो थे तो गवर्नमेंट के, और काबीना ने फैसला करके वो मलक रियाज को दे दिए, यानी उसने जो देने थे अदालत के हुक्म पर वो उस खाते में एडजस्ट कर लिए गए। वो वाला केस हो, फॉरेन फंडिंग वाला केस हो, आरिफ नकवी के साथ ब्रैकेट होना हो, तो जो इनका इंटरनेशनल इमेज है वो कितना तबाह होगा। उसके मुकाबले में ये अगर नायल होते हैं तौहीन अदालत के केस में, किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन के उसमें, तो ये तो स्टेट के जबर में आके तो खान यानी इनकी हमदर्दी को इंटरनेशनली भी बढ़ाएगा, मुल्की सतह पे भी ये यानी ज़िंदा रहेंगे, लोगों के दिलों में हमदर्दी रहेगी, जुल्म समझा जाएगा जो कुछ होगा। तो सियासी तौर पर इनके लिए ये बेहतर नहीं है, क्योंकि जिनको वो नाराज़ कर बैठे उन्होंने इनका कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो बजाय उन चीज़ों में हो कि जिनके साथ इनकी बदनामी जुड़ी हुई है, इस मामले में होना इनका एक एतबार से सियासी फ़ायदा नहीं बनता क्या? जो मेरे जहन में मुझे आया, मैंने कहा चलें आपके सामने रखते हैं। सब एक बड़ा खान साहब के इशू में एक है एज फैक्टर, उनका जो है ना वो एक बहुत 70 साल हो गए, 70 साल उनकी यानी समझ उन्हें आई है, मगर
बहुत देर से, मतलब देर से जो समझ आ गई थी नवाज शरीफ को जिस उम्र में, तो वो चलें, उसके बाद उसने 20 साल रेजिस्ट कर लिया, तो इनको लेट आके समझ। तो अगर ये मतलब फ़र्ज़ करें कि 5 साल के लिए ये हो जाते हैं ना, हम एक हाइपोथेसिस कायम कर लेते हैं कि ये हो गए इस पे, तो 5 साल के बाद जब ये वापस आएंगे वहाँ से, तो फिर क्या इनकी ये पॉपुलैरिटी रहेगी, इनकी ये तवानाइयाँ बरकरार रहेंगी? और अगर कुछ अरसा इन्हें जेल में भी देख रहे हैं ना, हम इसे देख रहे हैं उसमें जो एक लीगल जो सूरत हाल बनती है कानून की, उसके दायरे के अंदर देख रहे हैं। आप इसे मज़ामत के एतबार से देखें कि अगर उनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी बरकरार रहती है और वो उसी तरह पब्लिक पुलर रहते हैं, और इस फैसले के नतीजे में लोगों की सिंपैथी उनके साथ और शामिल हो जाती है, और वो हिम्मत करके अपनी जो भी मज़ामत की तहरीक है उसको तेज़ कर देते हैं, और इसको एक पब्लिक जो है ना वो मूवमेंट की शक्ल दे देते हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट की शक्ल दे देते हैं, बल्कि सिविल डिसोबीडियंस की शक्ल दे देते हैं। तो ये तो फिर सारी चीज़ें 75 साल होने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ये तो फिर 71-72 बंदा बतरिया जाएगा या 73वां जाएगा, जो भी दो में से तख्त या तख्ते की सूरत बन जाएगी। जी अरे साहब, मेरा अब भी ख्याल ये है कि थोड़ा सा ये सिनेरियो चेंज है, चूँकि खान साहब का जो फ़ैन क्लब है, एक बड़ा मसला ये है कि वो रेजिस्टेंस वाली जो है ना उसके अंदर कैपेबिलिटी खासी कम है कि वो आ सके। बाकी हमने नवाज शरीफ की भी देखा था कि वो भी जब हुआ तो उसके किसी ने रेजिस्ट उस तरीके से नहीं कर सका, उसको भी निकाला, वो भी सड़कों पे बड़ा आया। ये एक अलग इशू है हमारे मुल्क का कि जो बड़े पॉपुलर लीडर होते हैं वो पब्लिक पुलर भी होते हैं, लेकिन जब रेजिस्टेंस का मौका आता है तो वो लोगों को घरों से नहीं निकाल पाते। और खुसूसन मतलब देखें इनके जो जलसे जुलूस हैं उसके अंदर वो होता ये है कि कोई एक बड़ा सिंगर भी वो बुलाते हैं, खान साहब का अपना चाम भी होता है, वो लोग शुगल में लेके लिए आते हैं और वो एक बड़ा कंसर्ट की सूरत में होती है। तो अगर ये पता उस दिन चलेगा कि जिस दिन आगे से आंसू गैस के शेल चल रहे हों या लाठी चार्ज हो रहा हो, तो फिर वहाँ पे कौन खड़ा होता है? अंपायर गायब हो, अंपायर न्यूट्रल हो, नहीं न्यूट्रल भी ना हो जाए बल्कि अंपायर दूसरे कैंप के साथ जो है ना वो हो जाए, तो फिर कौन? अच्छा, दूसरी जो इनकी पार्टी का मसला है, पार्टी में तो एक बड़ी अक्सरियत वो है जो अंपायर लेके आया था इनके साथ, और अगर मुश्किल वक्त आया तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो लोग एक लम्हे के लिए भी जो है ना इधर नहीं खड़े होंगे, वो वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। वो बल्कि वो क्या है, वो सारे के सारे साबित होंगे मीर जाफर और मीर सादिक हो जाएंगे उसके अंदर वहाँ पे। अच्छा, इनके जो मुखलसीन थे वो इन्होंने किनारे लगा दिया, उन सबको इन्होंने किनारे लगा के रखा पूरे इसके अंदर, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसकी पार्टी के अंदर कोई पॉपुलैरिटी हो। इनके साथ लोग थे, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी पार्टी के को रिप्रेजेंट नहीं करता रहा इस पूरे अरसे में जब इनका ये फैन क्लब बना है। इस अरसे में खुडे लाइन वो सारे खुडे लाइन रहे हैं, तो ये इनके लिए एक सेटबैक है कि जितने भी लोग हैं इनके साथ, मतलब मैं नाम लेना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, सारे जानते ही हैं कि जो इनके हक में बहुत बोलते रहे या अब भी बोल रहे हैं, वो सारे के सारे वो हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो खान साहब के लोग नहीं हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़े नहीं हो गए। मैं एक छोटी सी आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि अभी परवेज़ इलाही साहब जो है वो 2-3 दिन पहले एक मदरसे में गए थे और उन्होंने वहाँ पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे और उन्होंने कहा कि जो इनके साथ जो है ना वो मुखलिस नहीं है, वो मुल्क का गद्दार है। और वो उनकी तकरीर जो है वो सोशल मीडिया पे भी बड़ी चलती रही है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आई हैं सामने। तो ये खान साहब ने भी अपने एक तकरीर में कहा है कि पंजाब की हुकूमत जो है ना वो उसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं और उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कुछ खबरें चल रही हैं कि 40 से ज़्यादा MPA जो है वो अब हो चुके हैं, मैनेज हो चुके हैं। और ये भी एक इतला थी, अब ज़ाहिर है इसकी तस्दीक होने में अभी टाइम है कि ऐसा हो सकता है कि गवर्नर जो है वो किसी वक्त वज़ीर आला को कहे कि वो एतमाद का वोट लें और वहाँ पे अक्सरियत जो है वो उस दिन गैर हाजिर हो वहाँ से और एतमाद का वोट ना ले सकें और उसके बाद हुकूमत जो है ना वो गिर जाए। तो इस किस्म की चीज़ें भी जो है ना वो इस वक्त हो रही हैं। तो ये इन चीज़ों को मैनेज करना, बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी में कोई शक नहीं है और ये भी हकीकत है कि वो उसमें इजाफा भी हो रहा है। एक और चीज़ भी है ना जी,
कि वो चीज़ ये है कि जी हमें बड़ी तवक्को थी कि भाई ये सीजन लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, आएंगे, मईशत को संभालेंगे, उठाएंगे, जो मुल्क जो है वो दिवालियापन की तरफ जा रहा है उसमें कुछ बेहतरी आएगी। तो बहरहाल ये कामयाबी तो ज़रूर हुई अल्हम्दुलिल्लाह के IMF का जो ना वो मिल गया। लेकिन IMF के साथ जुड़ी हुई चीज़ ये थी कि जी एकदम बेहतरी आ जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि वो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। सोना भी ऊपर जा रहा है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, लोग मतलब अच्छी खबर सुनने के लिए कान तरस गए हैं। तो ये क्या चक्कर है भाई, क्यों नहीं ठीक हो रहा है? सर देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। ये तो एक आप कह लें कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस वक्त देखें कि एक क्राइसिस था, उस क्राइसिस में भी मंतकी रिक्वायरमेंट यही थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ताकि हम, और उसका एक पार्ट था IMF का लोन भी, कि एक नई हुकूमत आई है, इसको अब चलने दें जो 1.5 साल इनके पास है ताकि वो लोन की ट्रांच मिले। तो ऊपर से फ्लड्स आ गए तो इकॉनमी फर्दर प्रेशर में आ गई। लेकिन आप देखें कि ये सारे क्राइसिस सर पे आने के बावजूद भी हम अपना वी कैन नॉट गेट आवर हाउस इन ऑर्डर, प्रायोरिटीज ही मिसप्लेस्ड है। ये सर वापस ले लें अल्फाज, डॉन लीक्स यही थे सर, अल्फाज यही हैं, अल्फाज यही थे। भाई ये वापस ले ले सही, ठीक है जी, वापस ले वापस ले ले सर। इसको विलेज से जोड़ देते, वी कैन नॉट गेट अ विलेज। सर बात ये है कि इस वक्त जैसे बात हुई है पहले, ना गवर्नमेंट का फोकस ना किसी और का। जिस तरह मेहताब भाई ने कहा कि डिज़ास्टर के लिए NDMA बनी, तो उसने क्या काम किया, अर्थक्वेक में भी इतने फंड्स आए, अभी भी फंड्स आएंगे, वो आते हैं कहीं और चले जाते हैं। तो मकसद ये है कि अभी जो आपका रुपया वीक हो रहा है ये आगे भी होता रहेगा वीक, क्योंकि हम उसकी मुल्क की इस्तेहकाम या मईशत के इस्तेहकाम के लिए हमने किया क्या है, सवाल ये है। और वो जो भी करना है इट हैज़ टू स्टार्ट विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो खुशफहमी है कि उधर तो पंजाब की हुकूमत जा रही है और पंजाब की हुकूमत आ रही है, बंदरबांट चल रहा है जो इस वक्त। अगर आपको एक क्राइसिस नज़र आ रहा है, फिर वही आपने उसको जोड़ा वो उससे जो थी दूसरी जो नेशनल गवर्नमेंट से जोड़ा आपने, तो मैं कहता हूँ कि जो भी है, हालांकि ऑब्वियसली वो कोई हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सर वो भी नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो आप लेके आएंगे ना तो इमरान खान के साथ जाके नवाज शरीफ भी खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, पॉलिटिकल फोर्सेस दूसरी तरफ होंगे। सर पॉलिटिकल फोर्सेस सारी दूसरी तरफ हो जाएंगी, तो किधर से स्टेबिलिटी आ जाएगी? कोई स्टेबिलिटी नहीं। अच्छा, वैसे खालिद साहब एक खबर ये भी थी कि इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब से भी रब्ते हुए हैं और बैकडोर में जो है सर ये इस चीज़ का बिल्कुल इम्कान है, वो इस वजह से नहीं कि ये दोनों इतने सियाने हैं। जो ग्रेट गेम है जो उसको लेके चल रहा है, तो वो इन किरदारों को उसे मिलाना चाहिए। मतलब मैं मेरे पास मालूमात नहीं है, मैं सिर्फ एक अंदाजे की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर दो बेवकूफ़ किसी को ऐसे मिल जाएं कि जो अपने पाँव पे पहले खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हों, मतलब अच्छे तरीके से ना मैनेज कर सकते हों सियासी हालात को, तो उनको मिलाना उनकी ज़रूरत है। यानी कि एक तरफ नेशनल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ नेशनल बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी जो पॉलिटिकल यानी सारी पॉलिटिकल फोर्सेज एक तरफ हो जाएंगी। ये नाअहल मतलब ये उनको नाअहल करके तो ये नेशनल गवर्नमेंट ले आएंगे। देखिए अभी भी यही है ना कि सारे टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ले आएंगे और उसके नतीजे में तमाम पॉलिटिशियंस वो दूसरी तरफ हो जाएंगे। और फौज के खिलाफ इस वक्त जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं उनके होते हुए ये बयानिया चल जाएगा। यानी वो इतने शदीद हैं कि वो इमरान खान जो 4 साल कुछ नहीं डिलीवर कर सका, वो लोग उसकी तरफ भी सिर्फ इस वजह से कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट हुआ है उसके पीछे आके खड़े हो गए। तो जब तमाम पॉलिटिकल जो है ना फोर्सेस वहाँ आके खड़ी होंगी, तो आप ज़रा उसका अंदाज़ा, वो जो आप कहते हैं लोगों को नहीं निकाल सकते, लोग निकले हैं ना आखिर। जब ऐसा होता है तो 77 में नहीं निकले, तो निकल आते हैं। सवाल जो आपका था कि ट्रेंच भी आ गई IMF की, डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है? हाँ, असल बात ये है, असल तो इसके वो ऊपर उन्होंने कहना कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से ना। अच्छा, तो वो तो मुस्तकबिल में भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली इसके अंदर क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप बिजनेस कम्युनिटी से पूछें ना तो वो ये कहेंगे गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट है इस वक्त? देयर इज नो गवर्नमेंट। ये कब से हम ये बात कर रहे हैं कि स्टेट बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये करेंसी की जो फ्लक्चुएशन होती है उसको कंट्रोल करती है। स्पेकुलेशन को बांध के रखने वाली अथॉरिटी स्टेट बैंक है।
आपने स्टेट बैंक उठा के ट्रे में खुद रख के IMF को दे दिया, वो कुछ नहीं कर सकता इसके ऊपर। अभी जो पहले 1-1.5 महीना पहले जो ड्रामा हुआ कि डॉलर जाके 248 तक जो है वो ट्रेड हुआ, ये सब गवर्नमेंट स्टेट बैंक की नाक के नीचे ही हो रहा था ना। क्या किया इन्होंने, और बयान तक दे दिया कि हमें पता है कि ये चंद बैंकर्स हैं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। यार ये मजाक है, हम मुल्क के साथ मजाक करते रहे। अभी ये जो ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपकी सारी जो मेजर कमोडिटीज़ हैं मुल्क के अंदर, चावल है, कपास है, आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसके अंदर सिवियर क्राइसिस आ चुका है। और आगे आपको लग रहा है कि आपको शायद ट्रेड अफगानिस्तान के साथ तो आप कर ही रहे हैं, आपको इंडिया के साथ भी ऑफिशियल ट्रेड खोलनी पड़ेगी, मोस्ट प्रॉब्ली लग ये रहा, क्योंकि मजबूरी है। ठीक है, अब जब ये सारा कुछ होगा डेफिनेटली डॉलर्स बाहर जाएंगे। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ना यहाँ पे, जो इन्वेस्टर तबका है उनको तो नज़र आ रही हैं। तो इसलिए दे आर स्पेकुलेटिंग अगेन। ये दोबारा जो स्पेकुलेशन हो रही है, इसकी वजह से ये डॉलर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। और इस प्रेशर को रोकने वाली अगर तो कोई गवर्नमेंट होती तो वो कंट्रोल करती। मिसाल के तौर पे आप इस्लामाबाद में अनाउंस कर दें कि 2 दिन के लिए पुलिस नहीं होगी, क्या होगा यहाँ पे? आप इमेजिन करें 2 दिन क्या होगा, आप अनाउंस कर दें। तो हमने सर माजरत के साथ 6 से 8 महीने हो गए, हमने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि इस मुल्क में फाइनेंशियल करप्शन या फाइनेंशियल स्पेकुलेशन को रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। जो अथॉरिटी थी हमने उसको अंडर द कारपेट कर दिया। इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे गेम हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इसके सॉल्यूशंस नहीं है, बड़ा कुछ है, इसी मुल्क के अंदर से सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की विलिंगनेस नहीं है। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक तरफ कॉर्नर करके लोगों को यही कह दिया जाए कि ये सब के सब नाअहल हैं, हम आपको सोल्यूशन देते हैं, तो वो सोल्यूशन क्या आएंगे? वो सोल्यूशन वो सबको पता है कि क्या सोल्यूशन होते हैं। अच्छा असद भाई, आपकी बात में एक चीज़ मैं ऐड करूँ। सर ये जो उन्होंने बात की ना, इसके साथ साथ एक बयानिया और भी बनाया जाता है, और वो बनाया जाता है उन कंसल्टेंट्स या उन थिंक टैंक्स का जो कि आलमी सतह पे बैठे हुए हैं, और उसके अंदर IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे। तो IMF की मैं एक असेसमेंट रिपोर्ट देख रहा था कि उनके मुताबिक 2027 तक जाके कहीं हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस होगा, या वो जो प्रेशर्स हैं वो कम होंगे। तो उन्होंने एक बयानिया ऑलरेडी क्रिएट कर दिया कि 2027 तक का टाइम है। ये जो सारी इकनॉमिक एडजस्टमेंट्स जो EFF, ये जो प्रोग्राम के तहत आई हैं शराइत, अगर हम अच्छे बच्चों की तरह ताबेदार हो के उनकी सारी शराइत मानते रहेंगे, 2027 में कहीं जाके आपको रिलीफ मिलेगा इकनॉमिकली। अब बात ये है कि देखिए, ये जो सारे इदारे हैं ये तो एक एजेंडा पे काम करते हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है ना। लेकिन सर देखें, जो ख़ुद मुख्तार मुल्क होते हैं, जहाँ पे ट्रू लीडरशिप होती है, वो इन असेसमेंट्स को हमेशा दे प्रूव देम रॉन्ग। और वो किस तरह होता है? वो पॉलिटिकल विजडम होता है कि आप रिफॉर्म्स लेके आते हैं, और ये चीज़ कोई अनहोनी नहीं है। ये साउथ अमेरिका में भी हुआ है, ये चाइना ने भी करके दिखाया है। आप ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसीज़ लाते हैं क्योंकि यू नो योर इकोनॉमी। वो जो एक बैठा हुआ अमेरिका में या लंदन में आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर असेसमेंट कर रहा है, जिसमें वो नंबर फजिंग भी करता है, ये तो इकोनॉमिक हिटमैन वाला काम हमें पता है कि ये होता है। तो उसको आपकी इकोनॉमी का या ग्राउंड रियलिटी का ज़्यादा पता है, या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप। लेकिन मसला वही है ना कि यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप की सिंसेरिटी चाहिए। सिंसेरिटी के अलावा जिसकी विजडम होगी उसको डफर्स आने नहीं देते ना। ये बात भी है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो सारी विजडम उनके पास है। देखें, आपके पास अगर हम थोड़ी सी सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अफ़गानिस्तान आपकी नेबर कंट्री है, अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। आपकी जो कमोडिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अफ़गानिस्तान किसी हद तक पूरी कर सकता है। जब से वहाँ नई गवर्नमेंट आई है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल्ड है। गवर्नमेंट उनकी जो है वो सिक्योरिटी देती है, इंश्योरेंस देती है कि अगर आप अफ़गानिस्तान से कोई ट्रेड करेंगे तो वो हर किस्म की वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं। किक बैक्स नहीं है। आप पाकिस्तानी शहरी होते हुए भी अफ़गानिस्तान के ट्रेडर्स से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। आपके पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपको US डॉलर में ट्रेड नहीं करनी पड़ती। सर यहीं से एक बात और सोच लें, आप पाक रुपी में ट्रेड करते हैं। एक बात यहीं पे और देख लें, यानी ये आपके लिए वे आउट था।
अब इसके आगे भी आके बंद बांधा जा रहे हैं ना। बिल्कुल, वो एक क्रिकेट के एक इवेंट को लेके नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही जी बिल्कुल। वो तो इवेंट भी बड़ा अजीब सा है, क्योंकि बहरहाल प्लेयर जो होता है वो बड़ा डिसिप्लिन होता है बहुत, उसके पीछे पूरी मैनेजमेंट होती है। ये आपने अरसा हो गया कोई ये बल्ले लहराते हुए प्लेयर नहीं देखे होंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, ये गैर मामूली वाक़या। अफगानिस्तान पे आप बात कर ले, मैं सिर्फ इस चीज़ को कंप्लीट करूँगा। मैं उसके इसलिए वो बात कह रहा हूँ कि उस चीज़ को लेके तो एक पूरी लॉबी है कि जिसने नफरत को बढ़ाने की कोशिश की, बढ़ाने इस तरफ से भी उस तरफ से भी, यहाँ तक कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी लेटर लिखने की और ये वो बातें कर दी हैं। यार मतलब इतनी इंडिया बड़ी है वाले कोई तुम्हें जनाब तुम्हें जलील करके रख दें तो तुम क्यों नहीं करते हो? सही, ठीक है ना। यहाँ एक वाकया कसूर भी तुम्हारे प्लेयर का है, यानी साबित हो गया ना, पाबंदी उस पर लगी है। नहीं, पाबंदी नहीं, दोनों के ऊपर मैच का 25% दोनों प्लेयर्स। अच्छा, दोनों के ऊपर हुआ है। अच्छा, पाबंदी का नहीं हुआ? नहीं, जुर्माना हुआ है दोनों को, मैच फीस का 25% दोनों को जुर्माना हुआ। ठीक, तो बहरहाल बल्ला लहराने का काम और ये जो वो सारा वो तो आपके प्लेयर ने किए जो कि एक कंडक्ट के खिलाफ हैं। तो इसके बावजूद आप ख़त लिख रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। इंडिया के साथ आप स्टेडियम खाली करके भी खेलने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पे आपकी अनाज जो है ना इतनी बुलंदियों पे होती है। तो जब आप इस दर्जे तकब्बुर के साथ किसी के साथ मामला करेंगे तो उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी किधर रहेगी जिसकी आप बात कर रहे हैं? सर ये जी असद भाई, मैं इसमें कहूँगा कि सर ये तकब्बुर भी है और इसके साथ बेवकूफ़ी भी बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। सर बेवकूफ़ी ये भी एक प्लान चीज़ है। जैसे वो सारा सारा कुछ है, पाकिस्तान को एक डिफ़ाल्टर कंट्री साबित करने के लिए या पहुंचाने के लिए उस मकाम तक, तो जो जहाँ से उसको रोशनी की कोई किरण मिल सकती है वो रास्ता ब्लॉक करना भी उस स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है, उस स्ट्रेटजी के तहत ना हो रहा हो। सर बिल्कुल हो सकता है। देखें, ये जो वाक़या हुआ है इससे पहले भी अगर हम कहें कि जो इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, तो हम तो इस वक्त उनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स होते, या हमारी तरफ से सबसे ज़्यादा रिलीफ की एक्टिविटी होती जिसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट था, क्योंकि इतनी बड़ी रिकंस्ट्रक्शन है, इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद। वो किसी ने ट्वीट किया हुआ था, मुझे नाम याद नहीं रहा, मैंने रीट्वीट भी किया जी। वो उसने ये किया हुआ था कि जी पिछले साल हमारा अनार आया, इन्होंने रोक दिया, जो पाकिस्तान में नहीं आने दिया, टैक्स इंपोज किया। वो सारे के सारे जो है ना ट्रक खड़े रहे, वहीं ख़राब हुआ। फिर अंगूर के साथ यही किया, अभी अनार के साथ दोबारा यही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड डाइवर्ट कर दी है। वो बेवकूफ़ नहीं है सर, वो अपनी ट्रेड जो है, ये खासतौर पर ड्राई फ्रूट्स हैं, वो इंडिया को दे रहे हैं। ये जितना चिलगोज़ा था। मैं और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस लॉबी को कौन छांट के बाहर निकालेगा जो ये हरकतें कर रही है। सर मसला ये है कि ये वही लॉबी है जो स्मगलिंग को प्रमोट करती है। सर ये वो लॉबी है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है। इसमें पाकिस्तान का कहीं भी मफाद नहीं है। मैंने सर वही बताया ना, या सियासी मंजरनामे पे देख लें या तिजारत के मंजरनामे पे देख लें, ये बॉर्डर तो सबसे ज़्यादा हमारा एक्टिव होना चाहिए था। इस वक्त इस बॉर्डर के ऊपर सबसे ज़्यादा रोड़े हम खुद अटका रहे हैं, ना उनकी रिकन्स्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट होने दे रहे हैं, ना अपनी तिजारत खोल रहे हैं। इसकी निस्बत आप बाकी हर जगह पे, यानी कि इंडिया तक पे भी ट्रेड खोलने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं खोलते? उसके ऊपर खालिद साहब जो आपने बात की है कि ये जो एक माहौल मैच के थ्रू बनाया गया। अच्छा सर, पहले आप देखें कि सेंटिमेंट ये था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशंस थे वो बुरे थे, उसमें बॉर्डर के मामलात भी थे और उसमें तिजारत के मामलात भी थे, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट बिल्कुल डिफरेंट थी। हमदर्दियाँ दोनों तरफ थी। सबसे ज़्यादा अगर अफ़गानिस्तान में विड्रॉल और उनकी फ़तह की अगर सेलिब्रेशंस कहीं हुई हैं तो वो पाकिस्तान में हुई हैं अवाम के लेवल पे। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो अब ये क्या बीज तो नहीं बोए जा रहे कि अवाम के भी सेंटिमेंट्स को चेंज करो? तो मतलब हमने वो दोस्त जो हासिल किया उसको तारीख के जोरों पे में देखें ना जी, तो जो बयान किया जाता है ना किरदार अब्दुल्ला इब्न सबा का, कि जिस तरह की नफ़रत उसने बोई है मुसलमानों के दरमियान करने अव्वल में, जिसके नतीजे में बड़ी बड़ी फिर जंगें हुई हैं, तो वो यही होता है ना सर, इधर के उधर लगाए, उधर के इधर लगाए, उसमें थोड़ा इजाफा किया और प्रोपेगेंडा शामिल किया। तो और ये अगर आप इंटरनेशनल सिनारियो में देखें तो दुनिया के लिए ख़तरा तो ये है ना कि ये कहीं भाई बर्रे सगीर का मुसलमान और अफ़गानिस्तान का मुसलमान ये एक जान हो जाएं, तो ये तो पूरी दुनिया की तकदीर तब्दील करने का पोटेंशियल रखते हैं।
तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का तकाजा ये है कि इनको तकसीम रखो, आपस में लड़ा के रखो, इनके दरमियान जो है ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके रखो। तो ये इस तरह के इवेंट फिर वो उनको हवा दो और अपने जो भी लोग हैं उनको इसमें लगाओ कि वो खूब इसको जो है ना इश्तियाल फैलाएं, जैसे कि फैलाएं। सर तो मुझे बताएं ना, और ज़्यादातर आप देखेंगे जिन्होंने इस पर नफ़रत का वो जो है ना खूब आग लगाई है, तो वो ज़्यादातर वही लोग होंगे जो यानी एंटी स्टेट भी हैं, जो एंटी इस्लाम भी हैं, इसी तरह के ज़्यादा वो नेशनलिस्ट किस्म के, जो एक तो नेशनलिस्ट वो भी होता है कि चलें उसको मज़हब के साथ भी एक उसका मामला होता है, लेकिन एक ख़ास जो जिनको मज़हब बेजार भी कह सकते हैं, तो वो उस तरह के लोग आपको इस तरह की कंपेन के पीछे नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो यही बात है ना कि हमारी कहाँ से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएंगी जब हमारी हरकतें ऐसी हैं। अगर हम पिछले 4 साल में उठा के देखें तो चाइना, CPEC, उस सारे को हमने जेपरडाइज़ किया, रोल बैक किया। वो नाराज़ हमारे से, जो हमारे ट्रेडिशनल साथी होते थे वो नाराज़ हमारे से। तो अब अफ़गानिस्तान जिसको आपने कहा कि हमारी बिग विन है, उस बिग विन को आपने अपनी बिग लॉस के अंदर अब कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये फिर हम अपने ना मफाद के वही सूत काता और टुकड़े टुकड़े सुन्नत कदीमा जो है उसी पे चल रहे हैं। तो नहीं, तो इसमें कोई उम्मीद की कोई किरण भी नज़र आती? क्यों बता भाई कोई खालिद साहब, असल में अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं हम जो बात कर रहे थे उसमें तो वो खासे जो है ना कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं। मतलब ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये जिस दिन से तालिबान की हुकूमत आई है तो ये सारे दुबई और इंडिया में हैं, जो वापस मुल्क में गए, जो वापस मुल्क में गए ही नहीं है। मैं कल ये परसों जब वाक़या हुआ तो उसके बाद एक व्लॉग करना था मुझे, तो मैंने पेशावर में हमारे एक दोस्त हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़े तवील अरसे से ये अफ़गान टीम के साथ रहे जब ये क्लब्स में खेला करते थे। तो मैं ख़ुद भी चूँकि पेशावर मेरा जाना आना रहता था तो मैंने देखा इनमें से बहुत सारे लोगों को खेलते हुए यहाँ पे। और ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में जिन्होंने खेला, बचपन जिनका पाकिस्तान में गुजरा। क्रिकेट तो अफ़गानिस्तान में नहीं थी पहले, तो ये जिनका बचपन यहाँ के क्लब्स में खेलते रहे, उसके बाद इनको बहुत सारी मराहत भी मिलती, मुफ्त इनके लिए कोचिंग भी रही। और फिर जब ये आहिस्ता आहिस्ता आए, अब भी पाकिस्तानी कोच जो है उमर गुल बॉलिंग कोच है उनके, और इससे पहले भी पाकिस्तानी ही ज़्यादा उनकी टीम के साथ रहे। तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा कि ये क्या वजह क्या है ऐसा कि ये इस किस्म की जो है ना हरकतें जो हुई हैं ग्राउंड में, और उसके बाद स्टेडियम के अंदर कुर्सियाँ उखाड़ के मारने का, और फिर स्टेडियम से बाहर निकल के, मतलब जिस गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है वहाँ पे एक मजमा जो वो हो गया, उनको पकड़ के गाड़ियाँ भी तोड़ी उनकी और लोगों को भी पीटा गया। तो ये कैसे हो गया जो है उसके ऊपर? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो वापस अफ़गानिस्तान गए ही नहीं है, 2-3 लोगों को छोड़ के। बाकी सारी टीम जो है ना या तो इंडिया में रहती है या उसके। उनका दूसरी चीज़ ये है कि क्रिकेटर्स जितने भी हैं ना, उनका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत एग्रेसिव किस्म की जो है ना वो बिहेवियर दिखाएंगे तो उन्हें इंडिया में पॉपुलैरिटी मिलेगी, इंडियंस उनको जो है ना बड़ा वो उठाएंगे उसके ऊपर, उस सोशल मीडिया के ऊपर भी वो हीरो बनते हैं। अच्छा, IPL में उनके रेट्स अच्छे लगते हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो कर रहे होते हैं, और फिर उन्हें मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, कुछ इस किस्म की जो है ना वहाँ पे भी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके ये सेंटिमेंट्स जो है ये बेसिकली उसके लिए कुछ लोगों का वो है प्रॉपरली जो है ना वो आप कह रहे थे कि प्लानिंग है, तो शायद इस लेवल पे तो ये प्लानिंग ना हो कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात, अपना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और इसकी जो मुस्तकबिल की है, लेकिन ये चंद लोगों की आकवत नाअंदेशी ये है कि वो ये समझते हैं कि शायद इस किस्म की हरकतें करके उन्हें कोई माशी मफादात ज़्यादा हो सकते हैं और उस पर। अच्छा, और फिर एक और मज़े की बात यह है कि अगर UAE में देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ क्रेडिट बहरहाल जो है ना वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी माशरे को इस पर देना पड़ेगा कि जितने भी लोग UAE में या बाहर हैं अफ़गानी, ये सारे वो हैं कि जो कम अज़ कम पिछले 1-1.5 साल के दौरान जब इन्होंने ट्रैवल किया है तो ये पेशावर से आके इन्होंने ट्रैवल किया है, चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट अब काबुल से कोई चल नहीं रही है, तो ये पाकिस्तान से ही। अगर पाकिस्तान में मतलब उस तरह का रिएक्शन हो जो हमें स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर नज़र आया है, तो फिर आप जानते हैं कि पेशावर और KPK और बलूचिस्तान को छोड़ दें, इस्लामाबाद के अंदर भी अफ़गानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी अफ़गानी के कारोबार के ऊपर जाके लोगों ने धावा बोला और उसको वो किया। तो मेरे ख्याल में हमारे से ज़्यादा ये अब
उनकी तरफ जो है ना ये चीज़ जाती है, और उनका ये इम्तहान भी है कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो किस तरह से इन सेंटिमेंट्स को मैनेज करती है, और इन लोगों को जो शरपसंदी करने के ऊपर जो है ना वो तैयार है, उसकी जो भी वजूहात हैं, लेकिन उनको किस तरीके से कंट्रोल करती है। दोनों तरफ है सर, इसलिए कि उधर भी इस तरह के लोग हैं, थोड़े ही होंगे, लेकिन ये कि आवाज़ देने वाले लोग मौजूद हैं। इधर भी जो अब ये कहे ना कि भाई ये नमक हराम है, जो ये कहे कि ये सट्टे बेचने वाले हैं और सिट्टे बेचने वाले हैं और ये क्या है जी जूते पॉलिश करने वाले, ये वाली अब ये वाली जब चीज़ें आप करेंगे, बेशक आप यानी चंद लोग हों, 10 आदमी हों, लेकिन ये जो मैसेज जाएगा ये जाएगा कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। वो जो आपने बात कही है वो फैक्ट है, वो हकीकत है कि पाकिस्तानी ऐसे हैं नहीं, लेकिन इन 10 आदमियों की बातों की वजह से सबके बारे में यही तासुर जाएगा, दूसरे मुल्क में यही तासुर जाएगा। जैसे हमने एक प्लेयर की बात को पूरे अफगानिस्तान की बात समझ ली, तो यहाँ से जब इस तरह की बातें जाएंगी तो ये लोग भी उस नफ़रत को बढ़ाने में वही किरदार अदा कर रहे हैं कि जो क्रिकेटर ने अदा किया, या ये कि कुछ जो है ना उस तरफ से कुछ लोगों ने अदा किया जो वो तमाशाई थे। तो ये दोनों तरफ की हुकूमतों को इस चीज़ को देखने चाहिए। और लेकिन ये कि इसमें ज़्यादा जो कंसर्न की बात है वो ये कि ऑफिशियली जो मतलब रमीज़ राजा साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और ख़त लिखने की बात की, तो ये उन्हें या तो हम ऑस्ट्रेलिया हूँ, ठीक है ना, तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया कहता है जी वहाँ ख़तरा है तो हम नहीं जाते, तो वहाँ ख़तरा है तो हम नहीं जाते, या तो फिर हम ये करें कि जी हमारी टीम का लेवल वो सिर्फ डॉलर का लेवल ही चेक कर लेना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की करेंसी का, तो फिर अपनी औकात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो वो जब हम हैं नहीं, हम इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं यार हमें टूर दे दो, हम जो है ना वो श्रीलंका की को भीख मांग रहे हैं कि यार आप चक्कर लगा जाओ, तो यही ये टीम मिले हैं हमें कि भाई इनके खिलाफ हम ख़त लिख रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। उसमें खालिद साहब एक चीज़ जो है ना वो मतलब जो मुझे ऐसी लगी है कि जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है वो ये था कि मुसलसल तीसरा मैच ऐसा था कि जिसमें जो स्पेक्टेटर्स थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने बाकायदा दूसरे लोगों के ऊपर हमला किया और तमाशाइयों के ऊपर, तो उसमें भी जो ख़त लिखने का था। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ चूँकि अब बात वो ज़्यादा हमारे टॉपिक पे आ गई है कि वहाँ पे इस एशिया कप को कवर करने के लिए इस्लामाबाद से भी बहुत सारे लोग गए हुए हैं, तो उनसे एक हिसाब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो पाबंदी भी लगी है 25% वो इस वजह से लगी है कि वो मुसलसल जो है वो अफ़गान टीम के कुछ प्लेयर्स गालियाँ दे रहे थे, और जहाँ पे बैट लहराने का भी था उसका पहले वो पश्तो में दे रहे थे, और उसके बाद जब वो उसको आउट करके उसने मुंह पे आ गए ना उसे उर्दू में गाली दी, तो उसके ऊपर जो है ना उसने, और फिर वो नसीम शाह चूँकि ये तो आसिफ तो खैर था ही, ये जो पंजाबी था फैसलाबाद के हैं, तो ज़ाहिर इसको तो पश्तो की नहीं समझ आ रही थी। तो आपने अगर देखा हो कि मैच ख़त्म होने के बाद जो उसका नसीम शाह का रिएक्शन था जिस तरीके से उसने किया, और उसकी वजह ये थी कि वो मुसलसल मतलब इसके ऊपर थी, तो ख़त बेसिकली इस चीज़ के ऊपर भी था कि एक तो बाहर से ये हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर टीम इस तरीके से करेगी कि मतलब उसके अंदर, तो वो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वहाँ पे हो जाती है लोगों की, तो कुछ भी हो सकता है। तो आईसीसी इस चीज़ को रेगुलेट करे कि ये ऐसी हरकतें ना हों। और उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से मेरी बात हुई थी कल सुबह के वक्त हुई थी, ये फैसला शाम को आया, तो उन्होंने कहा कि फिर इस जो लेटर के ऊपर बाकायदा आईसीसी ने जो विकेट कैमरा होता है उसकी रिकॉर्डिंग उसके माइक की उन्होंने ली, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन आएगा। और डिसीजन यही है कि आईसीसी ने ये बात उस वक्त कंफर्म कर दी थी, सुबह के टाइम 8-9 बजे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त आईसीसी अब तक ये कंफर्म कर चुका है कि बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी वहाँ पे कि किसी भी बंदे के जज्बात वो हो सकते हैं। अदरवाइज़ बैट इस तरीके से मारना या उसको पंच मारने की कोशिश में वो लेवल 1 का ऑफेंस था और उसके ऊपर बैन बनता था। लेकिन सिर्फ इस वजह से जो है ना वहाँ पे तो ख़त लिखने वाला मामला ये भी है कि वो ग्राउंड की सिचुएशन जो थी ना वो उसको बचाने के लिए, हाँ उसके लिए कि दोबारा से ये चीज़ ना हो वहाँ पे। ठीक है जी, इस हफ्ते के लिए तज़किरा और तबसरा में इतना, और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। हालात व वाक़यात की रफ्तार बहुत तेज़ है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी उम्मीद है कि कुछ होगा हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।